भारत का संविधान देश की शासन व्यवस्था की नींव है। इसके भाग 5 का महत्व भारतीय संघ की सरकार के ढांचे, कार्य और शक्तियों को विस्तार से समझाने में निहित है। यह भाग अनुच्छेद 22 से लेकर 51 तक फैला हुआ न केवल प्रशासनिक तंत्र की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र की स्थिरता, पारदर्शिता और न्यायिकता के मूल स्तंभों को भी दर्शाता है। भाग 5 का प्रथम अध्याय कार्यपालिका से संबंधित है। भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति इसी अध्याय में परिभाषित होता है। अनुच्छेद 52 से 62 तक राष्ट्रपति के चुनाव, योग्यता, पद की अवधि और महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। राष्ट्रपति भारतीय संघ का प्रमुख है, जिसका कार्य सीमित नहीं बल्कि व्यापक है। वह राष्ट्र की एकता, अखंडता और संविधान की रक्षा का प्रतीक है। राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता, चुनाव की प्रक्रिया और उसके कर्तव्यों को संविधान में विस्तार से बताया गया है। यदि राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी प्रकार की शिकायत होती है या वह संविधान के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, तो संसद के दोनों सदनों द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 83 से 71 तक उपराष्ट्रपति के विषय में बताया गया है। उपराष्ट्रपति न केवल राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसकी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है, बल्कि वह राज्यसभा का सभापति भी होता है। उसका चुनाव विधायिका द्वारा किया जाता है और उसकी योग्यता भी संविधान में निर्धारित है। उपराष्ट्रपति का कार्य संसद और कार्यपालिका के बीच संतुलन बनाए रखना है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण शक्ति है, जिसके तहत राष्ट्रपति किसी अपराधी को क्षमा, दंड में कमी या निलंबन दे सकता है। यह न्याय की अंतिम सीढ़ी के रूप में कार्य करता है, जहां मानवता और न्याय का संतुलन स्थापित होता है। अनुच्छेद 74 और 75 प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की संरचना एवं कार्यों का निर्धारण करते हैं। प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख के रूप में मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है और सरकार के सभी कार्यों को राष्ट्रपति के नाम पर निष्पादित करता है। मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी लोकसभा के प्रति होती है। यही लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व का आधार है। प्रधानमंत्री और उसके मंत्री जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और उनकी जिम्मेदारी देश के प्रशासन को प्रभावी, पारदर्शी और जनहितकारी बनाना है। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी के पद को परिभाषित करता है, जो सरकार का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है। सरकार को कानूनी मामलों में मार्गदर्शन देना, संसद में विधायी विषयों पर परामर्श देना, न्यायालयों में सरकार का प्रतिनिधित्व करना, ये सभी कार्य महान्यायवादी के जिम्मे होते हैं। दूसरा अध्याय संसद के बारे में है। अनुच्छेद 69 संसद की संरचना का परिचय देता है। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संसद देश की विधायिका है, जहां कानून बनते हैं, बजट पारित होता है और सरकार की नीतियों का मूल्यांकन होता है। राज्यसभा उच्च सदन राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि लोकसभा निचला सदन जनता के हितों का। अनुच्छेद 80 और 81 में राज्यसभा और लोकसभा की संरचना, सीटों के आवंटन और सदस्यता का विवरण दिया गया है, जिससे संसद में विविधता और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। कुछ विशेष मामलों में जब दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न होते हैं, तो अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। यह संसद की कार्यक्षमता और गतिशीलता का परिचायक है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा देता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है और वित्तीय मामलों में संसद की शक्ति को स्पष्ट करता है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट का उल्लेख करता है। यह देश की आर्थिक नीति का आधार है, जिसमें सरकार की आय, व्यय और भविष्य की योजनाओं का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। बजट पारित करना संसद की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, जो देश के आर्थिक स्वास्थ्य और विकास का मार्गदर्शन करता है। तीसरा अध्याय राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 130 राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। यह अध्यादेश अस्थायी कानून की तरह कार्य करता है, जिसे संसद की अगली बैठक में अनुमोदित करना आवश्यक है। यह प्रावधान आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित निर्णय लेने की सुविधा देता है
जिससे प्रशासनिक गतिशीलता बनी रहती है। चौथा अध्याय संघ की न्यायपालिका का वर्णन करता है। अनुच्छेद 120 के अनुसार भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया है, जो देश का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है। यह न्यायपालिका का सिरमौर है, जो संविधान की रक्षा, कानून की व्याख्या और न्याय के वितरण का दायित्व निभाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, योग्यता, कार्यकाल और अधिकार संविधान में निर्धारित किए गए हैं। अनुच्छेद 125 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है, जिससे उसके निर्णयों और आदेशों का स्थायी रिकॉर्ड बनता है। अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार का उल्लेख है। संघ और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा, संविधान की व्याख्या और अन्य महत्वपूर्ण विषय। अनुच्छेद 138 उसे अपने निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति देता है, जिससे न्याय की गुणवत्ता और निष्पक्षता बनी रहती है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार देता है, जिससे संवैधानिक और कानूनी विषयों पर मार्गदर्शन प्राप्त होता है। पांचवां अध्याय भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG से संबंधित है। अनुच्छेद 148 में CAG के पद का प्रावधान है। यह पद देश की वित्तीय प्रणाली का प्रहरी है। अनुच्छेद 139 से 151 में CAG के कर्तव्य और शक्तियों का उल्लेख है, जिसमें संघ और राज्यों के खातों का ऑडिट करना, उनके वित्तीय व्यवहार की जांच करना और संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत करना शामिल है। CAG की निष्पक्षता और स्वतंत्रता देश की वित्तीय पारदर्शिता का आधार है, जिससे जनता को यह विश्वास मिलता है कि सरकार के वित्तीय कार्यक्रम पारदर्शी और उत्तरदायी हैं। संविधान का भाग 5 भारतीय संघ की सरकार की उन संस्थाओं, पदों और शक्तियों का विस्तार से वर्णन करता है, जो हमारे लोकतंत्र की नींव है। इनमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और वित्तीय संरक्षक की भूमिका निहित है। संविधान ने इन सभी अंगों के अधिकार, जिम्मेदारियां और सीमाएं स्पष्ट की हैं, जिससे सत्ता का दुरुपयोग रोका जा सके और जनहित सर्वोपरि रहे। भारतीय लोकतंत्र की सफलता इसी संतुलन, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व में निहित है, जिसकी नींव संविधान के भाग V में मजबूती से रखी गई है। यही कारण है कि यह भाग न केवल कानूनविदों के लिए, बल्कि प्रत्येक नागरिक के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये देश की लोकतांत्रिक यात्रा का मार्गदर्शक और संरक्षक है।